अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। और बिल्कुल सबसे पहले प्रोग्राम में असल मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची में कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बार फिर से 4 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा धमाका हुआ है। कराची की जो सूरत हाल है नहायत कशीदा होती जा रही है। इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं कि चीनी एक असातिज़ा के ऊपर हमला किया गया, फिर एक पहले भी मरकज़ी मकाम सदर में ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद कल बोल्टन मार्केट में हुआ। अफसोसनाक सूरत हाल है कराची की और तमाम सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से पहले न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी जानें देकर, अपना लहू देकर और इस मुल्क के शहरियों ने, इस मुल्क के बासियों ने जिस तरह से एक अमन की सूरत हाल इस मुल्क के अंदर पैदा की है और उसको रायगा नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से सिक्योरिटी इदारे पहले से भी काम करते हुए आए हैं और यकीनी तौर पर उन्हें दोबारा से मुतहरिक भी होना पड़ेगा और मुतहरिक हैं भी, क्योंकि इसकी वजह एक तो चीज़ें हमारे सामने भी आती रहती हैं कि जिस तरह से जो गुज़िश्ता दिनों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं और 20 से 22 जो मुश्तबा दहशतगर्द हैं मुख्तलिफ करदम तंजीमों के हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया गया है, मुख्तलिफ जगहों से गिरफ़्तार किया गया है, कराची से भी किया गया है, पंजाब से भी किया गया है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान को। जिस तरह से पाकिस्तान पहले भी बात करता आ रहा था कि अफ़गानिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा और तब तक पाकिस्तान के अंदर जिस तरह जो सूरत हाल है वो ऐसी ही रहेगी या ख़दशा कहीं ना कहीं पर मौजूद रहेगा। बहरहाल सिक्योरिटी इदारे इस ज़िम्मन में अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं, लेकिन बतौर शहरी भी हमें देखना होगा और इसके साथ साथ ज़्यादा ज़िम्मेदारी यकीनी तौर पर सिक्योरिटी इदारों ही की है कि ऐसे अनासर को जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते या जिनका एजेंडा है, बैरूनी एजेंडा, कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाया जाए और पाकिस्तान में जो बेयकीनी की जो सूरत हाल है उसके अंदर मज़ीद बेयकीनी पैदा भी की जाए, अभाम भी पैदा किया जाए, सिक्योरिटी हवाले से सवालात को भी खड़ा किया जाए और जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको ख़राब किया जाए। और अगर इसी बात को मरबूत कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए, जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो भी कोई अच्छी नहीं है। सियासी सूरत हाल के वाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपनी एक अवामी राबता मुहिम लेकर चल रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद आना है। पहले कहा कि 20 लाख लोगों ने आना है, फिर कहा कि जिस तरह से आवाम के अंदर एक जोश और जज्बा और जुनून है तो मुझे ये लगता है कि 25 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे और जो नहीं आ सकेंगे वो अपने अपने शहरों में आएंगे। और सवाबी के अंदर उन्होंने कल जलसा किया, एक बार फिर से उन्होंने इस नई मखलूत हुकूमत के ऊपर तनकीद भी की है और बार बार उसी तरह इदारों के हवाले से सवालात भी उठाए हैं। साथ में ये भी कहा कि मेरे मुखालफिन सारे इकट्ठे हो गए हैं, इनके जनाजे भी इकट्ठे निकलेंगे, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, एक ही मुतालबा है और वो ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दें, उसके बगैर नहीं है मामला हल नहीं होगा, ये मुल्क नहीं चल रहा। इससे पहले भी वो कई जलसों में कह चुके हैं कि मैंने जो इस चीज़ को रोक सकते थे, जो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई है, मैंने उन्हें भी बता दिया था, लेकिन बहरहाल अपना किरदार अदा नहीं कर सके और हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई और हमें घर भेज दिया गया। और जिसकी बिना के ऊपर ही ये जो माशी सूरत हाल है, माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, बेयकीनी की सूरत हाल है, डॉलर आए रोज़ ऊँची परवाज़ उसकी जारी व सारी है, अशेख और नोश की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं है, गरीब परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी है नहीं बढ़नी है, इसमें अभाम है, IMF के साथ आपने मज़ीद बात करनी है नहीं करनी है, इस हवाले से एक अभाम है, इलेक्शन कब होंगे और इसका तरीक़ाकार किस तरह अनाउंस करना है, या जो इत्तेहादियों के जो मुतालबात हैं पहले उन्हें तस्लीम करना है, जिस तरह के MQM के हैं कि मर्दमशुमारी करवानी है, या पीपल्स पार्टी जिस तरह से मौक़िफ़ दे चुकी है कि इलेक्शन इस्लाहात या नैब के हवाले से आप जब तक तरमीम नहीं कर सकते तब तक आप इलेक्शन में ना जाएँ। तो ये काफ़ी एक अजीब सी सूरत हाल मुल्क पाकिस्तान पर बनी हुई है और इसी हवाले से कल इत्तेहादियों से मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इससे पहले वो लंदन में भी अपने कायद से मुलाकातें करके आए हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इस पूरे सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोनिक लाइन पर हमारे नुमाइंदे हैं ओन शराजी, जो कि तमाम सियासी अमूर के हवाले से खासी अबूर भी रखते हैं। ओन बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओन बताइएगा सबसे पहले जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है और इस सूरत हाल के अंदर अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जलसों के हवाले से, तो आपको लगता है कि जिस तरह से वो अपनी मुहिम चला रहे हैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, दबाव भी बढ़ा रहे हैं, बार बार इस बयानिए को भी लेकर चल रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, साजिश और मुदाखलत वाले बयानिए को भी वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं, इदारों के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से जिस तरह की उनकी पॉलिसी है, बयानिया बनाने में, प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं आप?
रजा देखिए, मुझे यूं महसूस होता है कि पौने 4 साल तक ये जो अभी हुकूमती इत्तेहाद है यही हुकूमत में था और इमरान खान साहब अपोजिशन में थे। जिस अंदाज में इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान अपोजिशन में थे, उनके पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं थी कि वो डिलीवर कर सकते। इमरान खान ने टोटली तौर पे मतलब प्रेशराइज कर दिया है, ना सिर्फ मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद को प्रेशराइज किया है बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को भी प्रेशराइज कर रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पौने 4 साल तक इमरान खान साहब ने हुकूमत की है और जो उन्होंने हुकूमत किया वो किसी तौर पे भी ऐसी हुकूमत उन्होंने नहीं की कि जो काबिल तारीफ हो। यानी डॉलर की कीमत बढ़ी, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बजट खसारा, पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो उसके साथ साथ आप कहें कि ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान में मतलब रिकॉर्ड किस्म की महंगाई। लेकिन इमरान खान जैसे ही हुकूमत से गए उन्होंने एक ऐसा बयानिया तश्कील दिया जिसने उस वक्त की अपोजिशन जो अब हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट उनको डिफेंसिव जो है वो पोजीशन पे डाल दिया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान बयानिया बनाने में कामयाब हुए हैं और ये उन्हें आता है। अगर आप 4 हल्कों वाली बात देखें या 35 पंक्चर वाली बात देखें तो इमरान खान का तरीक़ेकार यह है कि वो बात को इतनी बार दोहराते हैं, इतनी बार दोहराते हैं, हालांकि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जी जो तकरीर वो फवाद चौधरी साहब जब तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी तो 12 प्रोग्रामों में वो कहते रहे टीवी पे कि जी इमरान खान का स्क्रिप्ट राइटर तो बदल दो, अब तो हमें तकरीर याद हो गया, अब तो हमें शर्म आती है तकरीर सुनते हुए। लेकिन इमरान खान को ये दाद देनी पड़ेगी तो कि उन्होंने इतनी बार बात को दोहराते हैं, इतनी बार बात को दोहराते हैं कि सुनने वाला उस पर हकीकत का गुमान कर बैठता है। अच्छा, अब 35 पंक्चर वाला मामला आखिर में जाके उन्होंने कह दिया कि जनाब ये तो मेरा सियासी बयान था, लेकिन वो एक बयानिया उन्होंने तश्कील दे लिया। अभी भी अगर बात करें जो इस वक्त की सूरत हाल है तो इमरान खान बजाय ये कि वो जवाब दे होते, वो जवाब दे रहे होते कि पौने 4 सालों में रिकॉर्ड कर्जा उन्होंने क्यों लिया, रिकॉर्ड महंगाई क्यों बनी, जो वो वादे करके आए थे 50 लाख घर कहाँ गए, 1 करोड़ नौकरियां किधर गई, वो तब्दीली कहाँ गई, वो करप्शन रुकी कि नहीं रुकी, वो जो उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनानी थी, जो उन्होंने गवर्नर हाउसेज को बनाना था, जो उन्होंने पीएम हाउस, वो सारा कुछ बजाय ये कि इमरान खान जवाब दे। इमरान खान अब जवाब ले रहे हैं। कहीं जैसे मैं पहले कह रहा था कि पौने 4 साल लग यूं रहा है कि इमरान खान अपोजिशन में थे। यही सारा पूरी पावर एंजॉय करने के बाद और इन लोगों के खिलाफ नैब के केसेस बनाने के बाद, मनपसंद जो है वो आप ये कि अकाउंटेबिलिटी करने के बाद आज इमरान खान फिर सवाल पूछ रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पे जिस जानब आप इशारा कर रहे थे ये वो बयानिया ही है, बार बार तकरार है उन चीजों का। उन्होंने अवाम का माइंड भी बना दिया है। और जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो अब तो जनाब इमरान खान के प्रोटोकॉल पे तकरीबन 150 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार है। जो ऑफिशियली सरकारी सिक्योरिटी एहलकार है वो 136 बनते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान इसमें पूरी तरह कामयाब है। सही। अच्छा, साथ में जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों भी जलसे के अंदर बात की कि एक बल्कि सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि नैब और अदलिया तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी, अगर मैं तो ये चाहता था कि 10 से 12 लोगों को सज़ाएं हो जाएं तो फिर ये जो तासर पहले मखलूत हुकूमत देती रही है, जो आज की नई मखलूत हुकूमत है, कल की अपोजिशन थी मुत्तहिदा, कि ये खान साहब नहीं कर रहे हैं, ये कोई और चला रहा है निज़ाम हस्सी, तो फिर उस बयानी को तो तक़वियत मिल गई है और ख़ान साहब ये कह चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि मेरे तो इख्तियार में था ही नहीं, मुझे तो चलने ही नहीं दिया। लेकिन ये अलग बात है कि उन गिरफ्तारियों को ऑन भी करते रहे ख़ान साहब। तो ये चाहते हैं कि तमाम तर जो कारकर्दगी है, जो चीज़ें हुई हैं इन 3-4 साल टेन्योर में ख़ान साहब के, वो किसी और के ऊपर डाल के और एक नए तरीके से इलेक्शन में चले जाया जाए और ख़ुद को ये जाहिर कर दिया जाए कि मैं तो बेबस था, मैं मजलूम था और मुझे कुछ करने नहीं दिया गया, मुझे आज़ाद फैसले नहीं करने दिए गए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि नैब के मामलात में, या खान साहब ये कहते हैं कि नैब के मामलात में खान साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या उनकी मंशा मर्जी नहीं चाह रही थी, या बशीर मेमन जो FIA वाले साबिक सरबराह, उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी वजाहत से बताया कि खान साहब किसके खिलाफ क्या केस बनाना चाहते थे। या तो वो फिर बड़ा मासूम है, या वो एमको की जन्नत में रहता है, या उससे शातिर शख्स कोई नहीं। भाई खान साहब इन मामलात में, खान साहब तो क्लेम करते रहे हैं कि देखिए हमारे दौर में नैब ने इतना कुछ रिकवर किया। अगर उनके दौर में किया तो वो तो ओन कर रहे थे, नैब की कार्रवाइयां वो ओन करते रहे। वो बताते रहे हैं कि फलां शख्स को मैं मूंछों से पकड़ के जनाब जेल के अंदर डालूंगा।
बशीर मेमन का इंटरव्यू देख लें। एफआईए जिन्होंने एफआईए को नहीं छोड़ा, उन्होंने नैब को क्या छोड़ना होता। और नैब के हवाले से बाकायदा तौर पे उन्होंने तो नोटिफिकेशन निकाला था कि नैब के चेयरमैन किसी कमेटी में पेश नहीं होंगे। हुकूमत की जानब से कहा गया था डिप्टी चेयरमैन नैब जो है वो पेश होंगे। तो नैब और अपोजिशन उस वक्त वाज़ेह तौर पे कहती रही कि नैब न्याजी गुट जोड़ के लफ्ज जो है वो अपोजिशन इस्तेमाल करती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब जो डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को, और दूसरी जानब अगर आप देखें तो खान साहब तो यहाँ तक आ गए ना। खान साहब ने तो जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मामला, जिसको वो बड़ा कहते थे कि जनाब कानून में सबको बराबर होना चाहिए, मुझे भी अपने एहसास से बताने चाहिए, और हर बंदे को, बाद में उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि जनाब अली वो तो मुझसे गलती हो गई, उसमें मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। वो तो उस वक्त के वजीर कानून जो थे फरोग नसीम, उन्होंने भेजा। तो खान साहब मौके पे बड़ी आराम से ना, वो जैसे कहते हैं तली पे तली मारी और साइड पे हो गया। तो वो यही कुछ उन्होंने 35 पेंचर वाले मामले में कहा। उन्होंने कहा मेरा सियासी बयान था। ओ इतना बयानिया जो आपने इतनी तकरीरें की, इतने लोगों को आपने मलाइन किया, वो किधर गया? अभी भी उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा कि जनाब मुझसे तो गलती हो गई थी, मेरा कसूर नहीं था। ये तो जब वजीर कानून ने बना के दे दी तो मैंने ओके कर दी। आपका ये ख्याल है कि खान साहब मतलब इस तरह के वजीर आजम थे कि उनको अगर कोई वजीर कानून चीज बना के देता और वो ओके कर देते? खान साहब, मैं पीएम कवर करता रहा हूँ, मैं बड़े अरसे से पीएम की बीट कवर कर रहा हूँ। खान साहब इस तरह के वजीर आजम थे कि खान साहब बताते थे कि ये चीज बना के दे। अब खान साहब को पता है कि अगले चीफ जस्टिस है फाइज ईसा, और लाजमी बात है पहले तो उनका ये ख्याल था कि जितने वो तन तने से है, जितने उनको मतलब हर तरह की सपोर्ट हासिल है, तो शायद उनका ये ख्याल था कि वो फाइज ईसा के हवाले से कोई ऐसा फैसला आ जाए कि अगला मतलब मामलात उनके बड़े सीधे हो जाए। लेकिन अब क्योंकि उन्हें पता है कि जस्टिस फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, तो वो इमरान खान साहब अपने मतलब कार्ड्स बड़े देख के खेलते हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि जनाब उसके पीछे तो कोई और था। अफरोग नसीम का तल्लक लाजमी बात है कहीं और जोड़ के, और खान साहब तो उसमें से बड़ी जिम्मा हो रहे हैं। तो कोई भी मामला जो इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ, चाहे वो एफआईए हो चाहे वो नैब हो, यकीनी तौर पे मैं बड़े बावसूख जराए से कह सकता हूँ कि खान साहब कहीं ना कहीं उसमें पिक्चर में जरूर होते थे। और खान साहब अगर ये कहते हैं कि जनाब अपने तौर पर गिरफ्तारियां हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि अपने तौर पर इस अंदाज में गिरफ्तारियां होती हैं जब इमरान खान साहब जैसा वज़ीर आज़म ऊपर बैठे। सही, लेकिन अगर आपने बात की जिस तरह से जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से, तो ये तासर तो था ना, ये बातें तो हो रही थी कि अगर इमरान खान साहब ये चीज़ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं और से भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी ऐसे कुछ राय रखते हैं। तो आप समझते हैं कि जो खान साहब ने जो माफ़ी मांगी है कि गलती थी रेफरेंस फाइल करना, ये दूसरी साइड से जो मौक़िफ़ जो तासुर पाया जाता है कि वो भी ऐसा चाहते थे कि हो जाए और ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ना जाए, अब वो भी यही आरा रखते हैं या उनकी आरा उसी तरह बरकरार है? देखिए, हम एक बार इस बात को यहाँ पे रोकते हैं कि आया खान साहब चाहते थे कि नहीं चाहते थे। दूसरी पार्टी को हम साइड पे रखते हैं। खान साहब जो ये कहते हैं कि जी मुझे तो वहीं से दिया गया, तो खान साहब के जो एडवाइजर थे डॉक्टर बाबर अवान, वो किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे? वो वुकला के कन्वेंशन किस लिए करवा रहे थे? ठीक है, तो लाजमी बात है दूसरी साइड तो किसी हद तक चाहती होगी। एक फैसला आया हुआ है फैजाबाद धरना केस में, वो मामला एक और तरफ जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी मतलब उसमें अपील दायर की गई है। उसको तो हम अभी अगर खान साहब का जो बयानिया है इस हवाले से कि जनाब अली मुझे मिसगाइड किया गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे जो समरी आई मैंने भेज दी, तो सवाल ये उठता है पहली बात कि खान साहब क्या आपके पास जो समरी आती है आप उसको मतलब इसी अंदाज में सारी समरियों को आगे भेजते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आपसे गलती हो गई थी तो फिर आपकी टीम पूरी मतलब अलग से लेके ये ताकि आपका सोशल मीडिया का एक एक फर्द जो है वो इसके हवाले से ट्वीट क्यों कर रहा था? वो क्यों कह रहा था कि जनाब हर बंदे का जी मतलब उन्होंने बयानिया ये तश्कील दिया ना कि हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो जज है या कोई भी है। तो खान साहब, और जब सरीना ईसा को कभी एफबीआर में पेश किया जा रहा था, कभी उन्हें कहीं आने का, कराची आने का कहा जा रहा, कभी इस्लामाबाद एफबीआर, कभी वो सुप्रीम कोर्ट पेश हो रही। तो खान साहब ये आपको समझ आपकी हुकूमत जाने के बाद आई है? मतलब आप पूरा जब मतलब गेम आपके हाथ से निकल गई
तो अब आप कहानियां सुना रहे हैं कि जी नहीं वो तो ये हो गया और वो हो गया और यूं हो गया। उससे पहले जब खान साहब इंटरव्यूज देते रहे, खान साहब खुद इस तरह की बातें करते रहे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये बात कहना, खास करके जस्टिस, उन्हें पता है अब जस्टिस काजी फाइजी ने चीफ जस्टिस बनना है, और जब वो चीफ जस्टिस होंगे तो उसी दौरान ही ऊपर नीचे पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे होंगे। तो फिर वो ये चाह रहे हैं कि उनके तल्लुकात ठीक हो जाएं, जरा बेहतर हो जाएं, तो उसके बाद वो खान साहब कहते हैं ना कि मतलब मैं अंपायर, न्यूट्रल अंपायर क्रिकेट में लाने का क्रेडिट मुझे जाता है। चले क्रिकेट में तो आप न्यूट्रल अंपायर लेके आए, लेकिन आप न्यूट्रल अंपायर के साथ आप सियासत नहीं खेलते हैं। आप तो इवन ये करते हैं कि आपने तो चंद साफी रखे हुए हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं। मतलब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मखसूस 4-5 साफियों के अलावा किसी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती है, रोक दिया जाता है, आप उठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके। तो जब आप मतलब न्यूट्रल साथियों के साथ नहीं खेल सकते खान साहब, जब आप न्यूट्रल साथियों के सवाल नहीं ले सकते, तो फिर वो न्यूट्रल अंपायर वाली जो आपकी बात थी ना, वो भी बड़ी पुरानी होगी। वो भी बार बार आपने उसको रील को दोहरा के, बार बार दोहरा के एक मतलब वो बयानियां बनाने की कोशिश की। इमरान खान सो अब तो मतलब रिपोर्टर्स को साथ मिला के खेलने वाले हैं, मखसूस अपने हक में सवाल लेने वाले रिपोर्टरों को अलाउ करते हैं कि वो जो उनके हक में सवाल करते हैं, जिससे उनके बयानियों को तकवीत मिलती है। तो खान साहब की ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो अब जो फाइज हिस्से वाले मामले से खान साहब बरात बरत रहे हैं या ये कह रहे हैं कि उन्हें मिसगाइड किया गया था, ये जानने वाले जानते हैं कि खान साहब इस मामले में कितने ज्यादा इन्वॉल्व। सही। अच्छा ओन, आप चूँकि खारजा अमूर के हवाले से भी इन काफ़ी चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि खान साहब तो बार बार जलसों के हवाले से खारजा अमूर की पॉलिसीज़ के हवाले से बार बार बात करें। कल भी उन्होंने बात की कि देखें अफ़गानिस्तान में कितने अरसे तक लड़ाई और जंग जारी रही, मगर वह एक कौम तगड़ी कौम है और वह दोबारा निकल कर सामने आ गई। जापान के ऊपर एटम बम गिराएगा, लेकिन आप देखें कि दुनिया की बड़ी मीशतों में उनका भी शुमार होता है। तो ऐसे ही दीगर ममालिक के हवाले से बात की। पहले जिस तरह वो भारत के हवाले से बातें करते आ रहे हैं कि अमेरिका का पार्टनर होने के बावजूद भी अब उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। तो आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तनाज़ुर में बात करें तो उन्होंने कौन से ऐसे आज़ाद और बाहिम्मत फ़ैसले किए हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा और सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे और हम बात करें मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से, बिलखसूस जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपने बयानी को लेकर चल रही है। अवामी राबता मुहिम और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जलसे भी कर चुकी है। इस हवाले से कल सवाबी में भी जलसा किया और इमरान खान साहब ने जिस तरह से हदफ तनकीद बनाया इस नई मखलूत हुकूमत को और इसी हवाले से आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की। इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया, वो हमारे नुमाइंदे हैं ओन शराजी। और बताइएगा, ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से मैंने सवाल किया कि खारजा पॉलिसी के हवाले से कि खान साहब तो बार बार बात भी कर रहे हैं आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से और यही बयानिया वो लेकर चले कि मुझे आज़ाद फ़ैसले नहीं करने दिए गए हैं और इसी बिना के ऊपर मेरी हुकूमत को भी साजिश और मुदाखलत के ज़रिए घर भेज दिया गया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात करें तो जिस तरह से रूस के साथ एक दौरा था, रूस के साथ जो मामला थे कि हमें तेल और जो एनर्जी सेक्टर है 30% रियायत के साथ हमें मिल सकता है, गंदम एक हमें अच्छी कीमत में और सस्ते दामों मिल सकती है, और यही हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी भी थी और इसी बिना के ऊपर हमें गिराया भी गया है। दीगर ममालिक की जो खारजा पॉलिसी हैं वो आज़ाद है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं रख सकता आज़ाद? तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में किस हद तक आज़ाद फैसले हुए हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से? अब देखें, इसको हमें थोड़ा सा जो है वो एक और तनाजर में देखना होगा। खान साहब ये क्लेम करते हैं कि जी उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी जबरदस्त थी और उन्होंने जो खारजा पॉलिसी बनाई वो मुल्क के लिए बनाई और आवाम के लिए, और उन्हें उसी खारजा पॉलिसी का खुमियाजा भुगतना पड़ा। अब जरा 4.25 साल खान साहब के देखें खारजा पॉलिसी, अगर आप देखें खान साहब की तो सबसे अहम तरीन मुल्क जो है वो अमरीका है। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अमेरिका जो है उसकी दुनिया में चलती है और उसके साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवालों से बड़े अहम तल्लुकात हैं। फिर हमें वहाँ से मुख्तलिफ जो है वो सपोर्ट भी मिलती है। तो हम ये जज्बाती तौर पे तो कह सकते हैं हम अमेरिका के बगैर भी जी लेंगे, लेकिन अभी जो मजबूरी सूरत हाल है वो अमेरिका के साथ हमारे लिए होना बड़ा जरूरी है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी थी तो उस वक्त तक तो खान साहब अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए थे, और जब खान साहब वापस आए थे तो बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे
और कहा गया था कि जैसे उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत गया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया। कश्मीर जो है वो इंडिया ने उस पे आर्टिकल 370 और 35 से खत्म कर दिए। तो कितनी हमारी खारजा पॉलिसी जबरदस्त है। हमने क्या किया कश्मीर पे? कभी हम कह रहे हैं हम आधा घंटा धूप पे खड़े हो रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं 1-2 मिनट खामोशी अपना रहे हैं, कभी हम डी चौक खड़े हो रहे हैं, कभी हम जनाब पार्लियामेंट के सामने खड़े हो रहे हैं। तो क्या हमारी खारजा पॉलिसी कश्मीर पे, क्या खारजा पॉलिसी? पहले हमने कहा जुम्मे के जुम्मे हम खड़े होंगे, 2 मिनट खामोश, फिर बिल्कुल ही हम भूल गए खान साहब के दौर में ही। ठीक है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई, आपको क्या खारजा पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान से पूरा विड्रॉल हो गया और आपको किसी ने कॉल तक नहीं की। मतलब ये है वो खारजा पॉलिसी जो दुनिया का अहम तरीन मुल्क था वो उस वक्त जिसके बगैर एक फौजी जो है वो मुश्किल हो जाता अमेरिका को निकालना, और वो पूरी वहां से उसी मुल्क के जरिए फौज ले गया, अपनी वापस मैरीन ले गया, बहुत सारी और चीजें ले गया, और उसने एक कॉल तक न की। तो ये थी आपकी कामयाब खारजा पॉलिसी। अच्छा, फिर आप वो एक तुर्की मलेशिया के साथ मिलके आपने कहा था कि एक इत्तेहाद हम 3 मुल्कों का बनाएंगे, एक टीवी चैनल आप बनाने जा रहे थे। वो फिर आपको सऊदी अरब से एक कॉल आई और आपने जनाब वो दौड़ लगा दी वहां से। आपने ही उनको एक कंसेप्ट दिया हुआ था। जब आपने कहा था कि मैं आऊंगा, बकायद दफ्तर खारजा के पूछे आपने जनाब ओके किया था, और जब उन्होंने आपको बुलाया उसके लिए तो आप जनाब सऊदी अरब के प्रेशर पे वहां पे नहीं थे। तो खान साहब, ये जो आखिर में रशिया का दौरा हुआ है ना, जो मेरा एनालिसिस है, खान साहब ने इस दौरे को, खान साहब को पता था कि उनके वो जो चूजे उन्होंने उसके नीचे रखे हुए हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चूजे निकलते जा रहे हैं उसके नीचे से, वो जो एक डरबा सा उन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने ये समझा कि मैं रशिया का दौरा कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर अगर मेरी हुकूमत जाती है, जो उनको नजर आ रही थी, तो फिर वो कहते हैं ना कि मुझे तो बड़ा पहले से पता था कि कब से ये साजिश मेरे खिलाफ हो रही है। तो टोकरे के नीचे से चूजे निकलते हुए जो उन्हें नजर आ रहे थे, उन्होंने बाय प्लान, उन्हें ये पता था कि अगर कल मेरी हुकूमत चली जाती है तो मैं रशिया के दौरे को इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा कि रशिया के दौरे की वजह से एक ये भी रीजन था। मैं आजाद खारजा, आप ये बताएं कि पौने 4 साल में वो कौन सी खान साहब की खारजा पॉलिसी थी जो बड़ी जनाब हीरा नुमा खारजा पॉलिसी थी, जिसे अपोजिशन ने रोका, जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने रोका। एस्टेब्लिशमेंट तो मुस्बत रिपोर्टिंग करवा रही थी, एस्टेब्लिशमेंट तो खुद दौड़े दौड़े जाके मुख्तलिफ मुल्कों से पैसे लेके खान साहब को दे रही थी। एस्टेब्लिशमेंट का तो ये हालत थी कि वो पहले खुद जाके माहौल बनाती थी, फिर खान साहब जाते थे। और खान साहब क्या, ये खान साहब की ये खारजा पॉलिसी थी कि वो खड़ियां बेच रहे थे। खान साहब की ये खारजा पॉलिसी थी कि वो तोशे खाने से जो गिफ्ट आ रहे थे वो बेच रहे थे। तो मेरे ख्याल में खान साहब तो यही कुछ कर रहे थे। खारजा पॉलिसी तो खान साहब के लिए कोई और काम कर रहा था। खान साहब को तो पक्की पकाई देग जो है वो बनाई जाती थी, और खान साहब को कहा जाता था अब आप सिर्फ ऊपर से जनाब वो जो देग के ऊपर ढक्कन है उसको हटाएं और हाथ में चमचा पकड़ें ताकि लगे कि ये देग आपने तैयार की है। सही, क्योंकि खान साहब से जब गलती होती थी तो खान साहब पे अकेली तनकीद नहीं होती थी, तनकीद बहुत सारे और लोगों पे, इदारों पे होती थी। तो इदारे तनकीद से बचने के लिए खान साहब की हेल्प कर रहे थे। और खान साहब किस जोन में ये बात करते हैं कि खारजा पॉलिसी में खान साहब का कोई एक पौने 4 साल में कोई ऐसा इकदाम दिखा दें कि जिससे पता चला। वो तो कह रहे थे मोदी मुझसे बात नहीं करना चाहता। अच्छा, वो जनाब जो बाइडन कॉल नहीं करता है, कौन सी खारजा पॉलिसी खान साहब ने ऐसी बनाई है जिसे हम कहें कि जनाब खान साहब तो बड़ा जबरदस्त जा रहे थे और ये खारजा पॉलिसी की वजह से ही उनके खिलाफ साजिश की गई है। तो मेरे ख्याल में पौने 4 साल में खान साहब का कोई, मुझे खारजा बाज पे कोई एक इकदाम भी ऐसा नजर नहीं आता जिसकी वजह से किसी को जरूरत पड़ी हो कि उनके खिलाफ साजिश। सही। अच्छा, और बात कर लेते हैं इस नई मखलूत हुकूमत के ऊपर। जिस तरह से अभाम का शिकार ये हैं, ये ख़ुद को तजर्बाकार भी करते हैं, लंदन में जाके मुलाकातें भी की हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुल्क के अंदर माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, सख्त फैसले लेने हैं नहीं लेने हैं, सियासी तौर पर कीमत अदा करनी है नहीं अदा करनी है। तो ये क्यों इतने अभाम में कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं अभी तक? रजा, अभी ये हुकूमत ये तय नहीं कर सकी है कि ये कितने अरसे के लिए आए हैं। ये कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, कभी जो है शहबाज शरीफ साहब वो नवाज शरीफ के पास पहुंचते हैं, कभी जरदारी साहब को देखते हैं, कभी मौलाना को देखते हैं।
अब देखिए, जो भी सख्त फैसला होगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नून लीग पे, क्योंकि नून लीग ड्राइविंग सीट पे है, वजीर आजम नून लीग का है, की वजारत नून लीग के पास है, बाकी सबको सबसे ज्यादा सीटें भी नून लीग के पास है कौमी असम्बली की, बाकी सबको कोलिशन पार्टनर्स कहा जा रहा है, हुकूमत नून लीग की कहा जा रहा है, बाकियों को इत्तेहादी कहा जा रहा है। तो नून लीग को ये पता है कि अगर पेट्रोल की कीमत जो तकरीबन 40 रुपए तक बढ़नी चाहिए थी इस वक्त तक, वो खान साहब फ्रीज करके गए और अभी भी नहीं बढ़ा पा रहे। खान साहब ने अगर बढ़ाई हुई होती तो अब 15 रुपए बढ़ानी पड़नी थी। तो अगर वो फैसला करते हैं तो उसका इम्पैक्ट नून लीग पे आएगा। उन्होंने कल इलेक्शन में जाना है, तो वो उनका ये ख्याल है कि अगर 3-4 माह के लिए है तो फिर तो अभी खत्म करें ना, हम 3-4 माह भी हुकूमत नहीं करते, तक फैसले हम करेंगे और उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। तो कुछ लाजमी बात है, जब भी कोई हुकूमत आती है, जब अदम एतमाद कामयाब हुआ तो बिहाइंड द सीन मुख्तलिफ इदारों की, मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ शख्सियात की कुछ चीजें तो आपस में फाइनलाइज होंगी ना कि किस अंदाज में मुल्क चलाना है, क्या करना है, कैसे लेके चलना है, कौन किसकी कितनी हेल्प करेगा, वो 1 पेज वाला क्या सीन होगा। तो मेरे ख्याल में नून लीग कुछ यकीन दहानियां, जो उस वक्त उससे कुछ बातें की गई थी, नून लीग वो यकीन दहानियां चाहती है और उनका ये ख्याल है कि अगर वो सख्त फैसले करते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें पूरा साल चाहिए, वो अभी सख्त फैसले करें, वो बजट दें, फिर जब चीजें अगले 4-6 माह में थोड़ी बेहतर हो तो फिर अगले 6 माह वो रिलीफ दे के हुकूमत में उसमें इंतखाबात में जाए। ये ना हो कि वो सख्त फैसले करे और फिर जो है इंतखाबात हो जाए। तो इस हवाले से इमरान खान साहब एक बड़ा फैक्टर है। आया इमरान खान साहब अगर इसी तरह कंटिन्यूटी रखते हैं, जो वो एक जो है अपनी उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, और कल वो आके इस्लामाबाद बैठ जाते हैं, तो फिर उनको कौन उठाएगा और कैसे उठाएगा, या उनको रास्ते में कौन रोकेगा। और अगर इसी तरह पॉलिटिकल अनरेस्ट रही, जैसे आप कराची वाले मामला कह रहे थे, इसके साथ अमनो अमान की ये सूरत हाल रही। कल आपने देखा कि स्टॉक मार्केट एकदम गिर गई, डॉलर अपनी सबसे ऊंची उड़ान पे है, पाकिस्तान की तारीख में डॉलर इतने रेट पे नहीं गया है। तो फिर तो रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नून लीग कुछ यकीन दहानियां मांग रही है, अगर उनको यकीन, और नवाज शरीफ साहब ने भी, अच्छा जो पूरी कैबिनेट गई है, ये भी एक अजीब सूरत हाल है कि ये तो वो वाली बात है ना कि एक लतीफा बना हुआ है, रजा आपके देखने वालों के लिए जरा लाइटर नोट पे उन्हें बात समझ भी आ जाएगी कि वो कह रहे थे कि ऊंट जो है वो हम 22वीं मंजिल पे लेके जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से क्रेन के जरिए, और ये वो कहते हैं क्यों लेके जा रहे हैं, कहते हैं छुरी वहां पे पड़ी हुई है तो हमने से जबा करना है। तो वही बात है कि एक मियाँ साहब वहां पे है, तो वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत है, वो उसका वजीर आजम, उसके वज़रा जो अहम वज़रा हैं, वजीर दाखिला, जब मुल्क में ये सूरत हाल है कि चाइनीज पे हमले हो रहे हैं, वजीर दाखिला, वजीर खजाना, वजीर प्लानिंग, वजीर रेलवे, वो जनाब सारे लंदन बैठे हुए हैं। और फिर जो गए हैं फिर 2 दिन का अपना टूर वहां पे मजीद अपना दौरा बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मखमसे का शिकार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, और मियाँ साहब ने यही कहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से पूछ ले, आप दीगर लोगों से पूछ ले जो इसमें, यानी आपकी बातों से मैं अगर ये अखज़ करूं कि वो किसी मखमसे का शिकार नहीं है, वो उनकी शायद ये पॉलिसी हो सकती है कि कोई फैसला नहीं करना, यही फैसला तय पाया है, और चूंकि फैसला इसलिए नहीं करना है कि हमें जब तक यकीन दहानी नहीं करवा दी जाती कि अगले भी जो 5 साल है उसमें हमारे लिए ग्राउंड को तैयार किया जाए, तभी हम सख्त फैसले भी कर लेंगे, आपके साथ भी चलेंगे, और इमरान खान के हवाले से भी एक पॉलिसी हमें बनाकर दे दें, या उस हवाले से भी इन चीज़ों को सेटलमेंट इनकी तरफ कर दें, तो फिर तो हम कर लेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि कुछ ऐसी ही जो पॉलिसी है उसी के ऊपर नून लीग गामजन है। मैं सवाल का जो जवाब है वो मैं आपसे लूँगा, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे नई मखलूत हुकूमत के हवाले से जो चैलेंजेस का जो सामना है, अब तक फैसले क्यों नहीं कर पा रहे। ऑन ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि यानी कोई फैसला नहीं करना, यही फैसला फ़िलहाल लग रहा है नून लीग का भी, और इत्तेहादियों के पीछे छुपते हुए आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि लंदन में कोई फैसला हो चुका है कि इलेक्शन की जानिब चला जाए, या फिर हमें ग्राउंड एक बना के दिया जाए और हमें अश्योर करवाया जाए इन तमाम चीज़ों के हवाले से कि हम मुल्क को तो सेटल कर लेंगे, लेकिन बहरहाल हमें अगले 5 साल और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इन हवाले से हमें कोई सेटलमेंट और यकीन दहानी दे दी जाए, उसके बाद ही हम सख्त फैसले लेने के लिए तैयार होंगे। ऐसा कुछ चल रहा है? बिल्कुल। देखिए रजा, यहाँ पे हालात की सितम ज़रीफ़ी ये है
कि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत, आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत, और बात ये हो रही है डिस्कस के पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाए, अगर ना बढ़ाई जाए तो असम्बली तोड़ दी जाए और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए और उसमें पेट्रोल की कीमतें जो है वो रखी जाए और उसमें सख्त फैसले रखे जाए। तो यहाँ तक तो मामलात इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जो यकीन दहानी मांगी जा रही है वो अगले 5 साल के लिए नहीं मांगी जा रही, वो इस 1 साल के लिए मांगी जा रही है कि अगर 1 साल के लिए आप इस तरह करें कि आप हालात जो है वो नॉर्मल हो, मुल्क में कोई सियासी अफरा तफरी ना हो और आप मैनेज करें इन चीजों को, तो इस दौरान हम मईशत को बेहतर करते हैं और हम सख्त फैसले भी लेते हैं, क्योंकि इन सख्त फैसलों का अगर अब हम लेते हैं तो कम से कम इम्पैक्ट 6 महीने तक रहेगा और 6 महीने बाद फिर हम दोबारा थोड़ा मतलब इस पोजीशन में होंगे कि हम बेहतर फैसले ले सकेंगे। तो बिल्कुल वो सारा जो है मलबा हम पे नहीं गिरेगा। ये मौजूदा हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट को कह चुकी है कि ये इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी है जिसका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हम ये सारा मलबा अपने साथ लेने को तैयार नहीं। हम सियासी लोग हैं, हमने आगे इलेक्शन में जाना है, तो हमें कम अज कम जो है वो मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल के अलावा सियासी मामलात में इस लेवल पे रखा जाए कि सियासी अफरा तफरी मुल्क में ना हो जो इस वक्त नजर आ रही है। तो यही डिमांड की जा रही है। अब मियाँ साहब के साथ लंदन में भी जो गुफ्तगू हुई है, मियाँ साहब ने यही कहा है कि आप ये अपने तादियों को भी ये बात बताएं और अगर हमें इस हवाले से कोई श्योरिटी दी जाती है तो वेल एंड गुड, अगर श्योरिटी नहीं दी जाती है तो फिर हम जो है वो इलेक्शन तो में इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मलबा अगर इनके ऊपर ना आए, इस नई मखलूत हुकूमत के हवाले से अगर ये चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें इन्हें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पहले नहीं सोचनी चाहिए थी कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद को लेकर आ रहे हैं वो कामयाब होगी, हमें एक सेटअप बनाना है, हमारी नुकात के ऊपर शामिल है कि हमने इलेक्शन इस्लाहात करनी है, नैब के हवाले से करनी है, हमें को बेहतर परफॉर्म भी करना है, तो तब ये ख़ुद को तजर्बाकार कहने वालों के दिमाग में ये इन्होंने होमवर्क नहीं किया था कि ऐसी भी चीज़ें आ जाएंगी, मुश्किल फैसले करने पड़ जाएंगे। देखिए, तजर्बाकार लोग मिसकैलकुलेट कर गए हैं, बहुत सारी जगहों पे मिसकैलकुलेशन हो गई है। उनका ये ख्याल था कि 4.25 साल बाद इमरान खान साहब इस कारकर्दगी के साथ आज जब हुकूमत से जाएंगे तो कम से कम 1 साल तक खान साहब कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे। तो हम 1 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ जो है वो कुछ सख्त फैसले लेने के बाद जो है बेहतर फैसले ले लेंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे और सबसे बड़ी अहम बात कि हम कुछ कवानीन बदल लेंगे। तो इमरान खान साहब जो है वो 9 की रात एक नया बयानिया बना के जो है वो सामने आए। तो इमरान खान ने जिस अंदाज में जो है वो जलसे जुलूस करने शुरू किए और ये नहीं ख्याल था, मुक्तदार हल्कों का भी ये ख्याल नहीं था कि इमरान खान इस अंदाज में कम बैक करेंगे। उनका भी ये ख्याल था कि कम से कम कुछ अर्सा जरूर लगेगा, क्योंकि इमरान खान ने डिलीवर कुछ नहीं किया हुआ था। इमरान खान ने अपनी जो उनका टेन्योर था 4.25 साल का, उसमें महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, हर चीज अपने अरूज की तरफ गई, डॉलर महंगा हुआ, हर चीज मतलब ऊपर के कर्जे ज्यादा लिए गए। तो उनका ये ख्याल था कि इमरान खान इस अंदाज में अवाम के सामने नहीं जा सकेंगे। लेकिन इमरान खान ने इस मामले में बिल्कुल उन तजर्बाकारों को भी और उन मुक्तदरों को भी गलत साबित किया और फिर उसके बाद हालात तो बदले ना। ये तो अपनी मतलब स्ट्रैटेजी में ठीक थे कि हम आएंगे, हम पहले 3, 4, 6 माह में वो जो इम्पैक्ट इमरान ने डाला हुआ है महंगाई का और दीगर जो माशी मसाइल हैं उनको हल करेंगे, बैरून मुल्क से कुछ पेट्रोल डेफर्ड पेमेंट पे लेंगे, दीगर मामलात करेंगे और फिर हम कानून साजी भी इस दौरान करेंगे और उसके बाद हम मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाके कुछ रिलीफ अवाम को देंगे और हम इलेक्शन में चले जाएंगे। और यही उनकी बात ही जो सियासी अमनो अमान की सूरत हाल है, यानी सियासी दर्जा हरारत लो रखना, जो जिनसे उनकी बात हुई थी तो वो भी इस बात पे राजी थे कि हम लो रख लेंगे। ये तो इमरान खान ने एकदम मतलब एक बयानिया तश्कील दे के और वो जनाब अवाम में चले गए और फिर अवाम में उन्होंने एक मतलब मामला रख दिया और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च की भी बात कर रहे हैं, 20 तारीख को वो डेट भी देंगे। तो उसके बाद चीजें जो है उलट पुलट हुई है, वरना जो तजर्बेकार थे या मुक्तदार थे उन्होंने जो पहले प्लानिंग की हुई थी अपने मुताबिक उन्होंने ठीक की हुई। सही।
अच्छा, साथ में ये बताइएगा, क्योंकि ये एक नई मखलूत हुकूमत भी ये समझती है इन चीज़ों को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि हमें भी वक्त चाहिए होगा इलेक्शन के लिए और इलेक्शन को तमाम तर इंतज़ामात के लिए। इसके साथ साथ MQM के हवाले से भी कल एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि हमसे जो वादे किए गए थे और बिलखुसूस मरदमशुमारी के हवाले से, उसको इलेक्शन में जाने से पहले यकीनी बना लिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रखती है, वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। तो फिर तकरीबन अगर ये तो मान लिया जाए कि 6 या 7 महीने तक या अक्टूबर नवंबर तक तो मामला जाते हुए नजर आ ही रहे हैं, उसके बाद ही इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। तो कम से कम इतनी हद तक की मुद्दत का तो इस नई मखलूत हुकूमत को पता ही होगा। तो उसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि इत्तेहादियों को साथ मिला के और इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ बावर करवा के फौरी भी इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या फिर अक्टूबर नवंबर तक तो हर हाल में मामला जाना ही जाना है? आप क्या कहते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े बता दिया है कि हम 7 माह से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। हमने पहले हल्का बंदियां करनी है, हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन होंगे। तो 3 माह तो लगा ले मखलूत का जो केयर टेकर सेटअप आएगा। तो ठीक है, आप कह रहे हैं 3, 3.5, 4 माह तो वो चाहिए होंगे। तो यही अब बात हो रही है कि वो 4 माह वो जो मौजूदा सेटअप है उसका ये कहना है कि अगर हम ये 4 माह निकालते हैं, इन 4 माह में सब मुश्किल फैसले करने पड़ने हैं, हमें रीपेमेंट्स करनी पड़नी है। और जब हम ये सारे मुश्किल फैसले अपने साथ ले लें, पेट्रोल की कीमत हम अपने साथ लें, बिजली की कीमत बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएं, IMF के पास जाने की कीमत चुकाएं जो पहले हुकूमत गई हुई थी, तो जब मतलब सख्त फैसले हो जाए अवाम हमारे हवाले से, मतलब लाजमी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, जब बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, हमें लान तान की जाए, और जब मुश्किल फैसले हो जाए उसके बाद इलेक्शन आ जाए, तो फिर तो इमरान खान का गिराफ और ज्यादा ऊपर होगा। सारे तो हम पे तनकीद हो रही है, तो इसलिए फिर वो चाहते हैं कि अगर वो 4 माह हमने निकालने हैं तो फिर कम से कम साल के लिए टाइम हमें दिया जाए। ये जो असेंबली है ये अपनी मुद्दत पूरी अगर ना भी करे तो 2-3 माह पहले इलेक्शन हो, ये मैक्सिमम फिर हमें टाइम दिया जाए ताकि हम आवाम को कोई डिलीवर भी कर सके। कल हमने फिर आवाम में जाना है, और जाना किस लिए है? जाना है वोट लेने के लिए। तो जब हम आवाम पे मतलब पेट्रोल पंप पहले फेंक चुके होंगे, बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, तो उसकी गैस की तो इमरान खान तो पहले ही आवाम में है, तो फिर हमें कैसे वोट मिलेंगे? तो दर हकीकत इस वक्त सूरत हाल यही है कि तमाम जो है किसके पास कोई हल नहीं नजर आ रहा। अगर आप देखें तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमें इस्तीफा चाहिए। तो भाई आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा लेंगे तो उसके बाद इलेक्शन कौन करवाएगा? अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन में लिखा हुआ है कि उसकी जो है वो इस तरह होगा कि जो अपोजिशन होगी वो अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ हाउस है प्राइम मिनिस्टर, वो मिलके फाइनल करेंगे। तो आप तो असेंबलियों से बाहर निकल आए हैं, चाहे आपके इस्तीफे मंजूर नहीं अभी तक हुए, तो फिर वो कौन सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैसे वो आएगा? एक पहले ही आईनी डेडलॉक बना हुआ है, वो कैसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा और वो कितने अरसे में इलेक्शन करवाएगा? मतलब अगर मिसालन आप ये कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि मुझे तो अगले माह इलेक्शन चाहिए, और फवाद चौधरी इसी वजह से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तनकीद भी करते हैं। तो अगर खान साहब कहते हैं, साथ में वो कहते हैं जो मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूं उसमें एक डिमांड मेरी ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करे। अच्छा, जब वो सीट खाली हो जाएगी तो फिर मिसालन हम, मुमकिन ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन को उस पर मौक़िफ़ आ गया कि हम किसी का दबाव कबूल नहीं करते, लेकिन अगर खान साहब की ये डिमांड मान ली जाए तो फिर इलेक्शन कौन करवाएगा? सही। जब तक वो सीट खाली रहेगी फिर क्या होगा? तो अभी किसी को कोई समझ नहीं आ रही। खान अभी साहब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि मुल्की जो मामलात है इनको कैसे डील करना है। हमारे नुमाइंदे ओन शराजी हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।